मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं किसान भाइयों को सही, प्रामाणिक और वैज्ञानिक जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं ताकि वो उन जानकारियों का उपयोग करके अपनी खेती में अधिक लाभ ले सकें, अधिक उत्पादन ले सकें। इसके लिए मैंने कृषि किसान प्लेलिस्ट बनाई है। इस चैनल में बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो स्टूडेंट्स के लिए अधिकतर हैं, लेकिन किसान भाइयों के लिए कृषि किसान मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं। तो अगर आप किसान हैं तो इस कृषि किसान प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। और स्टूडेंट के लिए मैं ये एडवाइस करूंगा कि जो दूसरी प्लेलिस्ट में लेक्चर्स हैं उनको जरूर देखें। आज जो मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि क्या आपको ये पता है कि जो आप फास्फोरस खेत में देते हैं, चाहे किसी माध्यम से दें, चाहे डाइअमोनियम फास्फेट से दें, चाहे एनपीके से दें, चाहे एसएसपी से दें, किसी से भी दें, वो अधिकतर फास्फोरस, अधिकांश मात्रा उसकी भूमि में जाके अघुलनशील हो जाती है, स्थिर हो जाती है। तो यह फास्फोरस जितना हम देते हैं पौधों को बहुत ही कम मिल पाता है और अघुलनशील होने के कारण ये पानी में घुल नहीं पाता, और जब पानी में नहीं घुल पाता है तो पौधे की जड़ें उसको नहीं ले पाती हैं। किसी भी तत्व का पानी में घुलना जरूरी है, तभी वो पौधे को प्राप्त होगा, क्योंकि तत्व पानी के साथ ही पौधे की जड़ों में जाते हैं और जड़ों से तनों में और तनों से पत्तियों में और फिर फूल फल बीज में जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी तत्व का पानी में घुलना बहुत जरूरी है जमीन के अंदर, तभी वो पानी के साथ जाता है। कोई भी तत्व है वो पानी के साथ ही जड़ों के अंदर जाता है। अब जो भी हम फास्फोरस देते हैं या जो पहले से उपलब्ध है जमीन के अंदर, वो अधिकांश मात्रा में अघुलनशील है, पानी में घुलता नहीं है। हमने खाद दी, कोई सी भी खाद दी, एसएसपी दी मान लीजिए, तो जमीन में जाकर के ये अघुलनशील हो जाएगी। अगर जमीन से बाहर हम पानी में देखें, डीएपी को देखें, घुल जाएगा। लेकिन जब जमीन में जाता है तो जमीन के अंदर में बहुत सारे तत्व हैं, एल्युमिनियम है, लोहा है, जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। इन सबके साथ जाके फास्फोरस क्रिया कर लेता है और अघुलनशील हो जाता है। इस कारण से इसकी उपलब्धता बहुत कम हो जाती है। इसलिए जब भी हम मिट्टी की अपनी जांच कराएं तो उसमें जरूर ये देखें कि उसमें कुल फास्फोरस कितना है और उपलब्ध फास्फोरस कितना है। उपलब्ध फास्फोरस वो फास्फोरस है जो पानी में घुल जाता है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि उपलब्ध कितना है। टोटल कुल उपलब्ध बहुत सारा हो सकता है, लेकिन जब पौधे को मिल ही नहीं रहा है वो फास्फोरस, तो वो फिर किसी काम का नहीं है। लेकिन जो हम खाद डालते हैं, फास्फोरस की खाद, उसकी अच्छी बात यह होती है कि वो फास्फोरस जमीन के अंदर ही रहता है, पानी के साथ बह करके नीचे नहीं जाता, लीचिंग नहीं होती, निक्षालन नहीं होता है, ना ही उसका किसी गैस के रूप में हानि होती है जैसे कि नाइट्रोजन के रूप होती है। नाइट्रोजन पानी के साथ बह के नीचे चली जाती है, नाइट्रोजन की गैस ही बन जाती है, लेकिन फास्फोरस जमीन के अंदर रहता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो कुल फास्फोरस जमीन का धीरे धीरे बढ़ता जाता है अगर हम फास्फोरस वाले खाद प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन उपलब्धता कैसे बढ़ाएं पौधे के लिए, तभी उसको लाभ होगा। तो उपलब्धता तभी बढ़ेगी जब वो फास्फोरस पानी में घुले, मतलब उन तत्वों के साथ हट जाए, चाहे वो एल्युमिनियम के साथ है, लोहे के साथ है, जिंक के साथ है, कैल्शियम के साथ है। तो ये जो घोलने का काम करता है ये अम्ल करते हैं, एसिड। हम सभी जानते हैं एसिड बहुत तेज रिएक्शन करते हैं। एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो हर किसी चीज को घोल देते हैं। लेकिन हमको इस तरह का एसिड प्रयोग नहीं करना है, ये मिनरल एसिड कहलाते हैं। इससे जमीन हमारी खराब हो सकती है इन एसिड को प्रयोग करने से, क्योंकि इस एसिड, इन अम्ल अगर हम प्रयोग करते हैं इस तरह के अम्ल, तो मिट्टी की जो दशा है उस पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है, सूक्ष्म जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, दूसरे तत्वों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये इस तरह से हम उसको नहीं घोलना है। लेकिन कुछ अम्ल प्राकृतिक होते हैं जिसे हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ये किससे मिलते हैं? ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं जमीन के अंदर वो उसको निकालते हैं, या कार्बनिक जो पदार्थ हैं, जैवांश पदार्थ हैं, जब उनका अपघटन होता है तब इस प्रकार के कार्बनिक अम्ल निकलते हैं। अगर हम इस तरह के अम्लों को प्रयोग करें, कार्बनिक अम्ल जिसे हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, बहुत होते हैं ये एसिड्स प्रकृति में जमीन के अंदर, अगर इनकी मात्रा बढ़ जाए तो निश्चित रूप से जो फास्फोरस अघुलनशील था, अब वो अम्ल क्या करेगा, इसके ऊपर रिएक्शन करेगा, उसको घोल देगा। एक सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सी बात है। जब अम्ल रिएक्शन करेगा उस पर तो घुलेगा। तो इसका मतलब यह है कि हमको कार्बनिक अम्ल बढ़ाने पड़ेंगे। अब कार्बनिक अम्ल दो ही तरीके से बढ़ सकते हैं, या तो हम उसके अंदर गोबर की खाद का अच्छा प्रयोग करें, दूसरा सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाने की कोशिश करें। अगर ये दो काम हमने कर लिए तो जो उपलब्ध फास्फोरस है वो पौधों को मिलने लगेगा, जो अघुलनशील है वो घुल जाएगा, पौधों को मिलेगा। तो गोबर की खाद तो आपको प्रयोग करनी ही करनी है, ताकि उसके अंदर जब अपघटन हो उसका तो उसमें से अम्ल निकलेंगे और वो फास्फोरस को उपलब्ध कराएंगे। तो उन खेतों में जहां गोबर की खाद, कंपोस्ट, इस तरह का जैवांश पदार्थ प्रयोग करते हैं, वहां उपलब्धता फास्फोरस की बढ़ जाती है। उसका कारण यह भी होता है क्योंकि अपघटन के दौरान वो अम्ल निकल के उसको घोलते हैं। दूसरा यह है कि सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाएं।
तो देखिए प्रकृति ने बहुत सूक्ष्म जीव है जमीन के अंदर, कुछ नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और कुछ जो है सल्फर को गंधक में काम करते हैं, कुछ मैग्नीज पे काम करते हैं, कुछ जो है जैवांश पदार्थों का अपघटन करते हैं, और कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो फास्फोरस को घोलने का काम करते हैं। ये जीवाणु और कवक हैं। तो ये जीवाणु कवक की अगर संख्या बढ़ जाए जो फास्फोरस को घोलते हैं तो निश्चित रूप से फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ेगी। तो इन जीवाणुओं को संख्या बढ़ाने के लिए इसका एक जैव उर्वरक आता है जिसको हम पीएसबी कहते हैं। तो आप इसका नाम नोट कर लें, फास्फोरस को घोलने के लिए जो आता है वो पीएसबी के नाम से आता है। ये अंग्रेजी में लिखा होगा। ये जैव उर्वरक है जो बाजार में उपलब्ध है, इसका आप प्रयोग करें। और पीएसबी की फुल फॉर्म है फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया। आपको केवल इतना जानना है कि फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया जो फास्फोरस को घोलते हैं। सोलुबलाइज मतलब घोलना, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया ऐसे जीवाणु जो फास्फोरस को घोलते हैं। और दूसरे नाम से ये भी आता है पीएसएम। ये दोनों एक ही चीज है, जो एक ही काम है इनका। पीएसएम में क्या है? फास्फोरस सोलुबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें बैक्टीरिया भी होगी, फंगस, कवक भी होगी, इसमें कई तरह के सूक्ष्म जीव होंगे, इसमें केवल बैक्टीरिया ही होता है। तो चाहे आप पीएसबी का प्रयोग करें, चाहे आप पीएसएम का प्रयोग करें, तो फास्फोरस की घुलनशीलता जमीन में निश्चित रूप से बढ़ेगी और धीरे धीरे उपलब्ध होगा। और इनको जैव उर्वरक को देने का तरीका यह होता है कि आप इसको गोबर की खाद के साथ मिला के दे सकते हैं, या आप इसका सीड ट्रीटमेंट करके दे सकते हैं। तो आप इसको इस तरह से देंगे कि हमने बीज उपचार कर लिया। इसका पूरा मैं एक वीडियो बना दूंगा कि जैव उर्वरक को सही ढंग से किस प्रकार प्रयोग करें। लेकिन आज आपको यह जानना जरूरी है कि ऐसे भी जैव उर्वरक हैं जो जमीन के अंदर जो फास्फोरस को उसको घोल देते हैं और पौधों को उपलब्ध होते हैं। तो पीएसबी या पीएसएम का प्रयोग आप जो है बीज उपचार करिए, या गोबर की खाद में मिला के बुआई के समय जहां हमारा बीज बोते हैं उसमें डालिए, ताकि फास्फोरस की घुलनशीलता बढ़े। तो अब ये जो सूक्ष्म जीव है ये कार्बनिक अम्ल निकालते हैं, उससे घुलता है। दूसरा, ये एंजाइम्स निकालते हैं। सूक्ष्म जीवों के अंदर ये बड़ी शक्ति होती है एंजाइम्स निकालने की, ये इनका प्राकृतिक गुण है। तो इस एंजाइम से भी फास्फोरस घुलता है। तो ये दो तरह का काम करते हैं। पहला तो इन्होंने क्या निकाला? कार्बनिक अम्ल निकाले, जिस कारण से फास्फोरस घुलने लगा। और आप जानते हैं अम्ल किसी भी चीज को घोलता है। तो ये बहुत स्ट्रांग नहीं, बहुत हल्के अम्ल होते हैं, बहुत ताकत नहीं होती इनकी जलाने की, लेकिन हल्के 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 ये धीरे 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 घुलते रहते हैं। तो इस अम्ल के कारण एल्युमिनियम के साथ जो फास्फोरस जुड़ा होता है वो कट जाता है, या जिंक के साथ जो फास्फोरस जुड़ गया है अब उसको कट जाता है, अलग अलग कर देता है उन दोनों तत्वों को। दूसरा, ये एंजाइम्स को निकालते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो फास्फोरस को घोलने का काम करते हैं। तो हमको ये फायदा मिलता है पीएसएम पीएसबी से कि फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है। तो ये जो जैव उर्वरक है खास तौर से फास्फोरस के लिए ही है। तो ऐसा नहीं है कि हम फास्फोरस का प्रयोग कर रहे हैं तो हम फिर एजोटोबैक्टर का प्रयोग नहीं कर सकते, या दूसरे जैव उर्वरक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो अपने खेतों में आप फास्फोरस की खाद तो डालिए जो भी आप डाल रहे हैं, लेकिन उसके साथ कार्बनिक खादों का प्रयोग भी कीजिए और जैव उर्वरकों का प्रयोग भी कीजिए, ताकि जो फास्फोरस अघुलनशील हो गया है, कई सालों से उसी रूप में पड़ा है, वो धीरे 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 घुल करके पौधों को मिलने लगेगा। और आप देखेंगे कि आपकी फसल में अंतर आने लगेगा, उपज बढ़ने लगेगी, फसल अच्छी दिखने लगेगी। और ये अंतर धीरे धीरे आएगा, अचानक से नहीं आएगा, कि ऐसा नहीं होगा कि एकदम से हो जाए। लेकिन अगर आप लगातार इसका प्रयोग करते रहेंगे तो भूमि की दशा भी सुधरेगी और मिट्टी अच्छी होगी और फास्फोरस भी उपलब्ध होगा, जिससे हमारी फसल की उपज अच्छी होगी। अगर मेरी बात पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर लिखिए, और लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।